एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी EMRS टीयर 2 PGD एग्ज़ाम की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम सेकंड टॉपिक या कह सकते हैं सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये लेक्चर तो सेकंड नहीं है, बट अगर मैं इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखूँ तो येस, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, उसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें स्टडी करना है, सैलिएंट फीचर्स देखने हैं, क्लासिफिकेशन देखना है किंगडम मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजाई का इनटू मेजर ग्रुप्स, लाइकेंस पढ़ने हैं, वायरसेस पढ़ने हैं और वायरोइड्स पढ़ने हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम EMRS को टारगेट करके EMRS टीयर 2 जो हमारा एग्ज़ाम होगा PGT बायोलॉजी का, उसको टारगेट करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए हम कुछ बेसिक्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लेट्स बिगिन विद मी। एंड अगर आपको मेरी लेक्चर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, क्योंकि मैं इसके साथ MCQ भी डिस्कस करूँगी और कुछ के आंसर आपको खुद देने होंगे। ठीक है, तो हम MCQ भी डिस्कस करेंगे और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है, कैसे हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने टॉपिक को, और इन्हीं टॉपिक में कैसे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है? कैरोलस लिनियस ने दिया। कब दिया? 1758 में दिया। तो देखो, जो यहाँ पे कैरोलस, स्पेलिंग एरर कर देती हूँ मैं, जस्ट ए मिनट। ठीक है, कैरोलस लीनियस की बात करते हैं 1758 में। वो यहाँ पे किसके बेसिस पे वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, एक लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या है? ऑटोट्रोपिक मेनली, फोटो का तो ज़रूरत नहीं है, ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है। अभी आपको ये पता होगा कि ऑटोट्रोपिक मतलब खुद का खाना बनाने वाले, चाहे वो केमिकल से बनाए, चाहे वो सनलाइट से बनाए, ठीक है, पर वो अपना खुद का फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हेटरोट्रोपिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे पहला जो बेसिस लिया क्लासिफिकेशन का, वो क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड जो उनका बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो था मोबिलिटी। जैसे प्लांट्स क्या होते हैं? इमोबाइल होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते। ठीक है, इमोबाइल क्या होते हैं? प्लांट्स। और मोबाइल क्या होते हैं? एनिमल्स। ठीक है, मोबाइल क्या होते हैं? एनिमल्स। तो ये उनका क्या था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या था उनका? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया? जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे डिस्कवर किए गए थे, उनको 2 किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया। किंगडम क्या है? एक टेक्सोन है, एक कैटेगरी है, एक ग्रुप है, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। तो इन्होंने किंगडम प्लांटे दिया और किंगडम एनिमेलिया दिया। ठीक है, अब देखो उन्होंने बेसिस क्या चुना? मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोबिलिटी। ठीक है, कब? 1758 में कैरोलस लीनियस ने ये दो बेसिस चूज करके 2 किंगडम दे दिए, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अब इसकी एडवांटेज तो ये होगी कि इससे हम ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा ईजिली स्टडी कर सकते हैं, पर हमें क्लियर जो डिफ्रेंशिएशन है ना करेक्टरिस्टिक्स का, वो नहीं यहाँ पे कर पाते कि भी प्लांट्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लांट्स में उन्होंने प्रोटिस्टा को भी रखा है, प्लांट्स में उन्होंने मोनेरा को भी रखा है। ठीक है, इसके अंदर मोनेरा वाले भी आते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह भी आते हैं, प्रोटोजोआंस, प्रोटिस्टा भी आता है, फंजाई भी इसके अंदर ही आती है। तो सारे ऑर्गेनिज्म जब इसके अंदर रखे गए तो ये गलत हो गया। ठीक है, कोई क्लियर डिफ्रेंशिएशन नहीं था यहाँ पे, और यही इसकी क्या थी? डिसएडवांटेज थी। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। जो हमारा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसकी डिसएडवांटेज ये थी कि यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं किया गया। नो सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का कोई सेपरेशन नहीं था। जैसे मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं,
और हमारे बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वहाँ पे जो जीनोम होता है वो इस तरह का एक न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया, कोई सेपरेशन नहीं किया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। और फंजाई को उन्होंने किसके अंदर रखा, प्लांट्स के अंदर रखा, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो फंजाई है वो क्या है, सेप्रोफिटिक है, सेप्रोफिटिक होती है फंजाई, हेटेरोट्रोपिक होती है, पर प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, पर उन्होंने तो बेसिस क्या बनाया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनाया था। तो उनके बेसिस के अकॉर्डिंग तो फंजाई को प्लांट्स में नहीं रखना चाहिए था, पर उन्होंने रखा। उन्होंने क्या किया, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में रखा। जैसे यहाँ पे मोनेरा क्या है, यूनिसेलर है, ठीक है, यूनिसेलर है, और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलर होती है, और फंजाई होगी, प्लांट्स होगी, मल्टीसेलर होते हैं। तो दोनों को साथ में रख दिया। यहाँ पे उन्होंने वायरस की जगह भी नहीं बताई कि किस किंगडम में वो वायरसेस को रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या थी, ये डिसएडवांटेज थी। इसके बाद क्या आया, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया। किसने दिया, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया। कब दिया, 1866 में। कब दिया, 1866 में दिया। अब देखो, पहले से दो किंगडम बने हुए थे, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब अर्नेस्ट हैक्कल ने क्या बेसिस यहाँ पे चूज़ किया क्लासिफिकेशन का, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें कि अर्नेस्ट हैक्कल ने अपने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या बेसिस चूज़ किया, तो उनका बेसिस क्या था, सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या था, सेल ऑर्गेनाइजेशन थी। सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलर होंगे या ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, मल्टीसेलर होंगे, ठीक है। या तो यूनिसेलर हो सकते हैं या मल्टीसेलर हो सकते हैं। यूनिसेलर जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट हो, सिंगल सेल्ड, इसको ए सेलुलर भी बोल दिया जाता है, ए सेलुलर भी बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या है, प्रोटिस्टा, तो उन्होंने प्रोटिस्टा एक ग्रुप दे दिया। अब ये क्वेश्चन आएगा कि प्रोटिस्टा किंगडम सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, तो किसने किया, अर्नेस्ट हैक्कल ने किया। अर्नेस्ट हैक्कल ने किया 1866 में, क्या, प्रोटिस्टा ग्रुप, ठीक है। अब मल्टी सेलर में जो पहले से दो किंगडम थे, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, उनको रखा गया, एनिमेलिया इनको रखा गया। अब ये जो सिस्टम था, ये टू किंगडम सिस्टम से तो बेटर था, बट देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी तो आते हैं, पर बैक्टीरिया को उन्होंने यहाँ पे कोई जगह दी नहीं, प्रोटिस्टा के अंदर भी नहीं दी, और अलग से भी कुछ ग्रुप नहीं बनाया, है ना, और वो प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिस था वो सेल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसकी वजह से उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एक अलग से ग्रुप बना दिया, किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज वही थी, एक तो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अभी भी क्या थे, टुगेदर थे। टुगेदर कैसे थे, प्लांट्स के अंदर अभी भी मोनेरा था, मोनेरा के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया वगैरह आ रहे थे। फंजाई अभी भी किसके अंदर थी, प्लांट्स के अंदर थी, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो डिफरेंट था। फंगस क्या होती है, हेटेरोट्रोप्स होती है ना, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करती है। हेटेरोट्रोप्स में भी सेप्रोफिटिक होती है। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करना। पर प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो ये इनका क्या था, ड्रॉबैक था। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया है, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कोपलैंड ने दिया है 1966 में, कोपलैंड ने दिया। अब देखो इनका बेसिस क्या था, इनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, इन्होंने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, सेल टाइप का यूज़ किया था, सेल टाइप का यूज़ किया था। सेल टाइप का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप कंसिस्ट करेगा या फिर यूकैरियोटिक करेगा। मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, पर यूकैरियोट्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोट्स के लिए उन्होंने एक अलग किंगडम बनाया, जिसको क्या बोला गया, किंगडम मोनेरा। क्या बोला गया, किंगडम मोनेरा। और यूकैरियोट्स के लिए पहले से 3 सिस्टम किंगडम बने हुए थे, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा बना हुआ था यूकैरियोट्स के लिए, किंगडम एनिमेलिया बना हुआ था, ठीक है, किंगडम प्लांटे बना हुआ था। तो ये 3 किंगडम तो पहले से बने हुए थे यूकैरियोट्स के लिए। अब उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे किंगडम मोनेरा को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज क्या थी,
डिसएडवांटेज क्या थी? अभी भी जो फंजाई थी वो किस में थी? स्टिल इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम, इंक्लूडेड इन प्लांटे किंगडम, प्लांटे के अंदर ही थी, ठीक है। और प्रोटिस्टा मिक्स्ड ग्रुप था यहाँ पे। प्रोटिस्टा क्या था? मिक्स्ड ग्रुप था। जैसे मिक्स्ड ग्रुप का मतलब क्या है कि प्रोटिस्टा के अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी थे, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी थे, ठीक है। तो वो मिक्स्ड ग्रुप था, ये इसकी डिसएडवांटेज थी। और फंजाई अभी भी किसके अंदर थी? प्लांट के अंदर, प्लांटे के अंदर रखी गई थी। अब नेक्स्ट आता है जो हमारे 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो कमियां रह गई उसको पूरा करने के लिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जो R.H. विटेकर ने दिया। जो R.H. विटेकर ने दिया, कब दिया? 1969 में, 1969 में दिया, ठीक है, 1969 में दिया। अब यहाँ पे देखो उनका बेसिस क्या था। यहाँ पे अगर मैं बेसिस की बात करूँ तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था R.H. यहाँ पे हम एज पर NCERT जाएंगे, बिल्कुल डिटो NCERT की लाइन फॉलो करेंगे, ठीक है। उससे एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि NCERT की चीज़ें फॉलो की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने एक अलग किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया 1969 में। क्या इंट्रोड्यूस किया? मोनेरा। अब मोनेरा को इंट्रोड्यूस करने से पहले उन्होंने कुछ बेसिस बनाया कि इस बेस पे मैं ऑर्गेनिजम्स को क्या करूँगा? क्लासीफाई करूँगा। तो क्या क्या बेसिस थे यहाँ पे? सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? प्रोकैरियोटिक हो सकती है सेल, या सेल यूकैरियोटिक हो सकती है, ठीक है। थाइलस ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर थाइलस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने फॉलो किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस तरह का होगा कि न्यूट्रिशन का मतलब है कि या तो प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, या वो क्या हो सकते हैं? हेटरोट्रोपिक हो सकते हैं, या वो क्या हो सकते हैं? हेटरोट्रोपिक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन को उन्होंने चूज़ किया। रिप्रोडक्शन का मतलब है या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे या फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी यहाँ पे चूज़ किया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की पहले कौन आया फिर कौन बना, ठीक है, इस तरह से। तो उन्होंने 5 किंगडम बन गए। 5 किंगडम पहले से ही दिए गए थे, पहले से ही हमें मिले हुए थे। यहाँ पे ये किसने दिए थे? कैरोलस लिनियस ने दिया था। उसके बाद अर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा दे दिया। फिर उसके बाद हमारे पास फंजाई, सॉरी, मोनेरा तो पहले से इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फंजाई को, ठीक है। फिर यहाँ पे मोनेरा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फिर यहाँ पे कोपलैंड के थ्रू मोनेरा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फिर R.H. विटेकर ने किसको इंट्रोड्यूस करवा दिया? फंजाई को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब उनका क्लासिफिकेशन का तरीका समझते हैं। उन्होंने कैरेक्टर्स यूज़ किए, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये यहाँ पे रखे गए हैं डिफरेंट किंगडम, ठीक है। अब देखो ये जो है ये सिर्फ अकेला क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करता है, जिसमें क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ऐसे सेल है, सेल के अंदर जीनोम न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके बाहर एक सेल वॉल है। सेल वॉल भी सेलुलोज की नहीं बनी हुई, अलग से मटेरियल की बनी हुई है, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, और कुछ अमाइनो एसिड इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो मोनेरा अकेला प्रोकैरियोट है। उसके बाद जितने भी हमारे किंगडम आते हैं सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट्स, फंजाई भी, प्लांटे भी और एनिमेलिया भी। पहला टाइप समझ में आ गया। सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल सिर्फ हमारी एनिमेलिया के अंदर एब्सेंट होती है, बाकी सबके अंदर, इन सब के अंदर प्रेजेंट होती है। मोनेरा में भी प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा में भी, फंजाई में भी और प्लांट्स में भी, इन चारों में प्रेजेंट होती है। बट वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है वो डिफरेंट है। जैसे मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक होगी, पर प्लांट्स के अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होगी। मोनेरा में पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड से मिलके बनी होगी। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लिना में पेलिकल की होती है, प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीनेशियस होती है नेचर में। फंजाई में काइटिन की बनी होती है, ठीक है, और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो जो कि प्रोकैरियोट्स आते हैं किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। तो मोनेरा के अंदर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल के अंदर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो
मोनेरा क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट करता है। बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में क्या आती है हमारी, अमीबा आती हैं, पैरामीशियम आती है, यूग्लिना आती है, ट्राइपेनोसोमा आती हैं, ये सब क्या है यूनिसेलुलर, तो ये भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट करती है। फंजाई मल्टी सेलुलर होती है। प्लांट्स में टिश्यू ऑर्गन आ जाते हैं और एनिमल्स में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम आ जाता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखो, अब जो हमारे मोनेरा है, जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर मैंने बोला कि बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। कैसे, ऑटोट्रोप्स में या तो वो केमिकल से अपना फूड बनाएंगे तो कैमो ऑटोट्रोपिक, ठीक है, केमोसिंथेटिक बोल सकते हैं। लाइट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक। हेटरोट्रोप्स में क्या होंगे, हेटरोट्रोप्स में या तो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करेंगे, जब डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करेंगे तो वो सेप्रोफिटिक हो जाएंगे, ठीक है। और जब किसी बॉडी की, किसी दूसरी बॉडी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे सर्वाइव करेंगे तो वो पैरासिटिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरासिटिक हो जाएंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपिक होते हैं कुछ, जैसे यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। अदरवाइज ये क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं। फंगस ट्रूली हेटरोट्रोपिक है, दूसरों से ही फूड मतलब ये लेती है, दूसरों के ऊपर ही फीड करती है। जैसे आपने देखा होगा ग्रो पे, जहाँ पे भी सीलन होगी, जहाँ पे भी अंधेरा होगा वहीं पे फंगस ग्रो कर जाएगी, है ना। जैसे लेदर के ऊपर ग्रो कर जाती है, जूते चप्पलों के ऊपर ग्रो कर जाती है फंगस। जस्ट ए मिनट, मेरा माइक ड्रॉप हो गया है, ठीक है। फंगस जूते चप्पलों के ऊपर ग्रो कर जाती है, हमारे कारपेट्स में भी ग्रो कर जाती है ना। और ये हमारे ऊपर भी ग्रो कर जाती है, दाद हो जाते हैं ना, रिंग वॉर्म हो जाता है, वो फंगस की वजह से होता है। तो ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करती है, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे सर्वाइव करती है। तो फंगस क्या हुई, हेटरोट्रोपिक हुई, जिसमें सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करेगी। प्लांटे की बात करें तो किंगडम प्लांटाई के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एनिमिलिया आता है। एनिमिलिया हेटरोट्रोपिक होते हैं, हेटरोट्रोपिक दूसरों से फूड प्रिपेयर करते हैं, मतलब दूसरों का प्रिपेयर किया हुआ फूड वो खाते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं सेप्रोफिटिक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जैसे हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद उसको अंदर हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो खाना डाइजेस्ट होगा। वो क्या है कि पहले हमने खाना लिया, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हुआ एंजाइम्स की हेल्प से, और वहीं पे हमने उससे को एसिमिलेट किया, एब्जॉर्व किया न्यूट्रिएंट्स को। वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जब डेड और डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन करे कोई ऑर्गेनिजम्स, तो वो क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे, जो भी हमने कंटेंट स्टडी किया है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो हमें पता है ये, डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्राई करें, आप खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। आर.एच. व्हिटेकर ने देखो क्या दिया था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अर्नेस्ट हैक्कल ने क्या दिया था, सोचो और बताओ, अर्नेस्ट हैक्कल ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया था। अर्नेस्ट हैक्कल ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया था, बताइए। उन्होंने दिया था यहाँ पे 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रोटिस्टा को। फिर गैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और कोपलैंड ने क्या दिया था, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस कराया था, मोनेरा को इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंगडम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल ने सबसे पहले कौन से किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया था, अभी हमने बात की प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करवाया। इन विच सिस्टम वर प्रोकैरियोट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। आप खुद से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि भाई किस सिस्टम के अंदर प्रोकैरियोट्स को पहली बार सेपरेट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, विच किंगडम वॉज सेपरेटेड, कौन सा किंगडम है जो सेपरेट किया गया था एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन विटेकर सिस्टम। विटेकर के सिस्टम में इंडिपेंडेंट किंगडम किसको बनाया गया था, फंजाई को बनाया गया था, क्योंकि प्रोटिस्टा किसने दिया, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया, ठीक है। मोनेरा किसने दिया, यहाँ पे कोपलैंड ने दिया, और प्लांटे हमारा कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, फंजाई आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस ऑफ व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। सेल स्ट्रक्चर बेस था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था एज पर NCERT, ठीक है। हैबिटेट नहीं था,
मेजर ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज, मेजर ड्रॉबैक क्या रहे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, देखते हैं। पहला इसने क्या ऑप्शन में दे रखा है कि क्या था हमारे पास, टू मैनी किंगडम्स थे, नो, सेपरेशन ऑफ फंजाई, मिक्सिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एक्सक्लूजन ऑफ प्लांट्स। तो मेजर ड्रॉबैक तो यही था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का कि उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को मिक्स कर रखा था और उनको किस में रख रखा था, किंगडम प्लांटे के अंदर रख रखा था। जैसे जो मोनेरा के या जो हमारे प्रोटिस्टा के ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी किंगडम प्लांटे के अंदर रखा गया था। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स आर प्लेस्ड इन विच किंगडम, स्लाइम मोल्ड्स को हम किस किंगडम में रखेंगे। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे जब हम किंगडम प्रोटिस्टा स्टडी कर लेंगे, जब हम किंगडम प्रोटिस्टा जब स्टडी कर लेंगे तब आप अच्छे से दे पाओगे। बट अभी हम देखते हैं, देखो मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, हमारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया में भी हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक वर्ड आता है यू बैक्टीरिया जिसमें ट्रू बैक्टीरिया आते हैं। ट्रू बैक्टीरिया में भी हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। और हमारा इसमें आता है हमारा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंदर भी हमारे थर्मो एसिडोफिल्स आते हैं, हमारे मिथेनोजन्स आते हैं, मिथेनोजन्स आते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स आते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ग्रुप आता है साइनोबैक्टीरिया का। अगर इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल है तो वो मोनेरा के अंदर आएगा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आता है, प्रोटिस्टा के अंदर डायटम्स आते हैं, डायटम्स आते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स आते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स आते हैं, हमारे प्रोटोजोआंस आते हैं, प्रोटोजोआंस आते हैं, और हमारे क्या आते हैं इसमें स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, ठीक है। फंजाई के अंदर हमारे क्या आते हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स, ये सब हम स्टडी करेंगे। प्लांट के अंदर भी हमारे क्या आते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है विच किंगडम इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया। अभी हमने बात की साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आएंगे, किंगडम मोनेरा के अंदर। वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिकॉज ये इनके अंदर डीएनए नहीं होता। नो, सम वायरसेस हैज डीएनए बट मोस्टली में क्या होता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर प्रोकैरियोटिक, नो, दे आर ए सेलुलर, येस दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल नहीं होती इनके अंदर, ये होस्ट के अंदर जाके ही रेप्लिकेट करते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं। जब ये होस्ट के अंदर नहीं होते तो ये कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ डायरेक्शन दी गई है। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे रीजन और असर्जन और रीज़न दिया गया होगा, अगर दोनों ठीक है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर्जन का तो हमें ए ऑप्शन चूज़ करना है। अगर दोनों सही हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा ए का तो हमें बी चूज़ करना है। आर सही है और ए सही है और आर गलत है तो सी चूज़ करना है। ए गलत है बट आर सही है तो डी चूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज कंसिडर आर्टिफिशियल। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल मानते हैं। सही बात है बिल्कुल। आर्टिफिशियल क्यों मानते हैं? क्योंकि ये मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर बेस्ड था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोबिलिटी के ऊपर बेस्ड था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हम देख के ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं, मोबिलिटी को भी हम देख के ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं। रीज़न क्या है? इट ग्रुप्स फंजाई विद प्लांट डिस्पाइट देयर हेटेरोट्रोपिक नेचर। फंगस का नेचर क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक होती है। मैंने अभी बात की थी, ट्रू हेटेरोट्रोपिक होती है या सेप्रोफिटिक होती है या पैरासिटिक होती है, ठीक है। बट उसको इसने किस में रखा? प्लांट्स में, जो कि ट्रू ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो ये क्या है? ये सही बात है। फंजाई को किस में रखा गया था? प्लांट्स के अंदर रखा गया था। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो ये क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें हम ए चूज़ करेंगे, ए वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास असर्जन। अर्नेस्ट हैकेल इंट्रोड्यूस द किंगडम प्रोटिस्टा। सही बात है बिल्कुल, प्रोटिस्टा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा इंक्लूड्स बोथ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नो, प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ हमारे यूनिसेलुलर क्या आते हैं? यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। पर पहले उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी रखे गए थे
और प्रोकैरियोट्स भी रखे गए थे जिसको बाद में सेपरेट किया गया था, ठीक है। बट उसमें प्रोकैरियोट्स नहीं थे, ठीक है, वो प्लांट्स के अंदर रखे गए थे। तो यहाँ पे ट्रू हमारा ये सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, मतलब असर्जन सही है और आर हमारा क्या है, फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। असर्जन में बोला गया है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज एन इम्पोर्टेंट ओवर 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, जैसे जैसे सिस्टम एडवांस होते गए वो एडवांटेजियस होते गए पहले वाले सिस्टम के ऊपर। दूसरा इसने बोला रीजन में इट सेपरेटेड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इनटू ए डिस्टिंक्ट किंगडम मोनेरा। ये भी बात सही है क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या आ गई थी, फंजाई आ गई थी, और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास प्रोटिस्टा आ गई थी, और 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास मोनेरा किंगडम आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम। ये बात भी बिल्कुल सही है, वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है। रीजन में क्या बोला गया है, इट इज़ बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनी। ये भी बात सही है, तो क्या होगा इसमें, ए सही होगा। मतलब असर्जन रीजन दोनों सही हैं और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्जन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, असर्जन में वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है, वायरस को कोई जगह नहीं दी गई थी क्योंकि ये क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। रीज़न क्या है, वायरस लेक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिना इज प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बात बिल्कुल सही है, यूग्लिना फोटोसिंथेटिक होती है, क्लोरोफिल ए कंसिस्ट करती है और इसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। रीज़न है, यूग्लिना शो बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, ये हेट्रोट्रोपिक भी है और ये ऑटोट्रोपिक भी है। अगर लाइट एब्सेंट हो तो ये हेट्रोट्रोपिक होती है, अगर लाइट प्रेजेंट हो तो ये फोटो ऑटोट्रोपिक होती है, ठीक है। ये मिक्सोट्रोपिक शो करती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल की तरह भी बिहेव करती है और प्लांट की तरह भी बिहेव करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। रीज़न और असर्जन दोनों सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है किसका, असर्जन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारा टॉपिक में तो हमारे पिछले चैप्टर में दिया गया था, इंक्लूड हम इस चैप्टर में कर रहे हैं 3, ठीक है। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल वॉइस ने दिया था 1990 में। किसने दिया था, कार्ल वॉइस ने। इसने 3 डोमेन बना दिए थे, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं अर्थ के ऊपर उनको 3 डोमेन के अंदर क्लासीफाई कर दिया इन्होंने। अब जब भी कोई साइंटिस्ट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करता है तो वो अपनी क्लासिफिकेशन का कोई बेस चूज़ करता है कि इस बेसिस पे, इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कार्ल वॉइस ने भी जब 1990 में 3 डोमेन सिस्टम दिया तो उन्होंने भी यहाँ पे कुछ मेन करेक्टरिस्टिक्स यूज़ किए क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे आरएनए। आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। ये क्या बनाता है, हमारे राइबोसोम बनाता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ये राइबोसोम्स की सब यूनिट जुड़ के राइबोसोम बनाता है जो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। तो यहाँ पे आरएनए 16S और 18S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। मोलिकुलर फाइलोजेनी के बेसिस पे और जेनेटिक और बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे यहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। कौन से 3 डोमेन दिए, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या रखे गए, प्रोटिस्टा भी इसी के अंदर आए, फंजाई भी इसी के अंदर आई, प्लांट किंगडम प्लांटा भी इसी के अंदर आया और किंगडम एनिमेलिया भी इसी के अंदर रखा गया। तो ये 4 किंगडम है वो अकेले किसके अंदर रखे गए, यूकैरिया के अंदर रखे गए। और जो किंगडम मोनेरा है उसको उन्होंने सेपरेट कर दिया बैक्टीरिया में, जिसको यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ट्रू बैक्टीरिया के अंदर, और आर्की बैक्टीरिया जिसको ओल्ड बैक्टीरिया हम बोलते हैं या फोशियल बैक्टीरिया हम बोलते हैं, उसके अंदर सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो 3 डोमेन बन गए, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे उसके अंदर प्रोकैरियोट्स आए, आर्किया के अंदर भी प्रोकैरियोट्स आएंगे जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। बस डिफरेंस क्या है, यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया होते हैं और आर्की बैक्टीरिया जो एशियंट बैक्टीरिया है, ओल्ड बैक्टीरिया है या जो फोशियल बैक्टीरिया है, उसके अंदर मेन डिफरेंस होता है उनकी सेल वॉल में,
तो यहाँ पे मोनेरा का इन्होंने डिवीजन किया बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होते हैं और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होते, शुडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? शुडोम्यूरिन। बाकी 70S राइबोसोम दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्रू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है मिथेनोजेंस और हेलोफिल्स। यूकैरियोट्स आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। तो अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें और उसमें भी हमारी सेल वॉल पाई जाती है, फंगस के अंदर भी और प्लांटे के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है, बट कंपोजिशन अलग होती है। प्रोटिस्टा में पेलिकल टाइप की हो सकती है ना, ये सिलिका की बनी हो सकती है हमारी डायटम्स के अंदर सेल वॉल, और फंजाई के अंदर सेल काइटिन की बनी होती है, और प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये सारे यूकैरियोट्स हैं, तो इनके अंदर राइबोसोम 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। एस क्या होता है इसमें? स्वेडबर्ग्स यूनिट होती है, स्वेडबर्ग्स यूनिट होती है। ठीक है, ये इक्वली डिवीजन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बनती है, ये उसकी डेंसिटी को बताते हैं, एक्चुअल साइज को नहीं बताते। एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्टा इसके अंदर आते हैं। तो ये 3 डोमेन दिए हैं कार्ल वॉइस ने। कब दिए? 1990 में दिए। बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने राइबोसोमल आरएनए 16S और 18S की बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, और इसमें क्या होती है? शुडोम्यूरिन की बनी होती है सेल वॉल, किसमें? आर्की बैक्टीरिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस क्या बनते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The strongest evidence supporting the separation of archaea from bacteria comes from, कि आर्किया को हम सेपरेट कर रहे हैं बैक्टीरिया से, उसके लिए एविडेंस कहाँ से आता है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। दोनों में ही न्यूक्लियस एब्सेंट होता है क्योंकि दोनों ही क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल हैं। सेल वॉल कंपोजिशन, यस, क्योंकि हमने अभी पढ़ा, अभी मैंने डिस्कस किया, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और उसमें पेप्टाइडोम्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, आरआरएनए जीन सीक्वेंस एनालिसिस, ये भी सही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। पर एज पर कार्ल वॉइस, यहाँ पे स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस की अगर बात की जाए तो वो आरआरएनए जीन सीक्वेंस एनालिसिस है। 16S और 18S आरआरएनए का उन्होंने यूज़ किया था यहाँ पे 3 डोमेन देने के लिए। नेक्स्ट है, विच फीचर ऑफ आर्किया इज मोर सिमिलर टू यूकैरिया देन बैक्टीरिया? प्रेजेंस ऑफ क्रिटिकल डीएनए, absence of membrane bound organelles, आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर, बाइनरी फिजन। तो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये किसको रिजेंबल करता है? आरएनए पॉलीमरेज आर्की बैक्टीरिया का यूकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज को ये क्या करता है? रिजेंबल करता है। ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा है इथर लिंक्ड लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे? इथर लिंक्ड लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया के, आर्की बैक्टीरिया के, यूकैरियोट के, या बोथ बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं उसमें इथर लिंक्ड लिपिड होते हैं, वो भी हम मोनेरा में पढ़ेंगे इनकी सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स डोमेन? साइनोबैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया में पाए जाएंगे? नो। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया में पाए जाएंगे? नो। ईस्ट यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे? अमीबा आर्किया में पाए जाएंगे? तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। पेप्टाइडोग्लाइकिन इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ, किस में एब्सेंट होती है? आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। कम्प्लीटली एब्सेंट पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई आर्किया वर अर्लियर ग्रुप्ड विद बैक्टीरिया? पहले उनको बैक्टीरिया के ग्रुप में ही क्यों रखा जाता था? सिमिलर आरआरएनए सीक्वेंस की वजह से, सिमिलर मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से, प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, सिमिलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से। तो किसकी वजह से रखा जाता था? प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से रखा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के कुछ करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उनके अंदर नहीं होता।
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि सेल होगी और जो जीनोम होगा वो इस तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा जिसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। ठीक है। इसके सोल मेंबर इस किंगडम के क्या है? बैक्टीरिया, मतलब इसमें बैक्टीरियाज को रखा गया है। ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, या तो वो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में जब फूड बनाते हैं तो वो फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, जो वो केमिकल का यूज़ करके फूड बनाते हैं तो वो केमोसिंथेटिक हो जाते हैं, और अगर वो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, जैसे डीकम्पोजिशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो हेट्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर आता है। या फिर वो किसी की बॉडी के अंदर या किसी ग्रो करते हैं तो वो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो हेट्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है और बहुत सारी डिजीज कोज करते हैं। ठीक है। अब जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको हम उनकी शेप के बेसिस पे, उनकी शेप के बेसिस पे 4 मेन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कोकाई, बेसिलस, स्पाइरेला, विब्रियो। कोकाई का मतलब क्या है? कोकाई का मतलब है स्पेरिकल शेप, गोल गोल बॉल लाइक, जैसे हमारी गेंद होती है ना, गेंद होती है, क्रिकेट की बॉल होगी। ठीक है। कोकाई मतलब बॉल लाइक। बेसिलस क्या? हमारी रोड लाइक स्ट्रक्चर है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। स्पाइरेला स्पाइरल स्ट्रक्चर है, स्पाइरल शेप्ड के हैं। विब्रियो क्या है? कोमा शेप के हैं। ठीक है। अब हमारे कोकाई का एग्जाम्पल लें तो कोकाई के एग्जाम्पल में हमारे क्या आ सकते हैं? स्टेफाइलोकोकस आ सकता है, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है। जिसमें एक क्लस्टर होगा, किसका? हमारे कोकाई का। या इसमें क्या आ सकते हैं? स्ट्रिप्टोकोकस पायोजीन्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें कोकाई जो होंगे वो चेन की फॉर्म में इस तरह से अरेंज होंगे। या डिप्लोकोकस इसका एग्जाम्पल हो सकता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, ये दो यहाँ पे कोकाई जुड़े होते हैं। ठीक है। या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है माइक्रोकोकस ल्यूटियस का, जिसमें 4 कोकाई जुड़े होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेसिलस की। बेसिलस हमारा क्या है? रोड शिफ्ट के बैक्टीरिया होते हैं। रोड शिफ्ट के बैक्टीरिया में ई कोलाई का एग्जाम्पल आता है, बेसिलस एंथ्रासिस जो एंथ्रेक्स डिजीज कोज करता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो कर्ड बनाने में हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस भी हमारा बेसिलस ही होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो टेटनस कोज करता है। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी ये किसके एग्जाम्पल है? बेसिलस के एग्जाम्पल है। में बात करें कोमा शिफ्ट के, जिससे विब्रियो कोलेराई, कोलेरा कोज करते हैं, हेजा जिसको बोलते हैं, विब्रियो कोलेराई इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। स्पाइरेला की बात करें स्पाइरल शिफ्ट के, तो इसमें एग्जाम्पल आता है स्पाइरेलम वोल्यूटेंस का। ठीक है। ये क्या है? स्पाइरल एग्जाम्पल है हमारे स्पाइरल शिफ्ट के बैक्टीरिया के। और स्पाइरल शिफ्ट के बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास ट्रिपोनिमा पैलिडम, सिफिलिस कोज करता है। ठीक है। पैलिडम। ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये हमारी 4 मेन शेप होती हैं बैक्टीरिया की, जो एनसीईआरटी में दी गई है, जिनके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे किंगडम मोनेरा के। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें सेल टाइप की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनी में पाए जाते हैं, या फिलामेंट शेप के बैक्टीरिया होते हैं। फिलामेंटियस बैक्टीरिया का अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या होगा? स्ट्रिप्टोमाइसिस इसका एग्जाम्पल होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर ही सारा जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए प्रेजेंट होता है। सेल वॉल यूजुअली पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी हम देखेंगे कैसी होती है, और आर्की बैक्टीरिया में म्यूरिन की लिपिड्स की बनी होती है। राइबोसोम इसमें 70S टाइप का पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों तरह का होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल भी करते हैं, ये एसेक्सुअल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा जो मोनेरा है
मोनेरा की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ, मोनेरा की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया हमारा ट्रू बैक्टीरिया होता है, और आर्की बैक्टीरिया हमारा ओल्ड एशियंट बैक्टीरिया है, ठीक है, एशियंट ऐसे लिखा जाता है स्पेलिंग ही, ठीक है। और इसमें क्या आते हैं? माइकोप्लाज्मा, इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक है। तो हम पहले देख रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी किसकी? आर्की बैक्टीरिया की देख रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया ओल्ड बैक्टीरिया है, इसको फोशियल बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हेलोफिल्स पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं? हेलोफिल्स पाए जाते हैं। हेलोफिल्स का मतलब क्या है? जो एक्सट्रीम सोल्टी एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा होता है। थर्मो एसिडोफिल्स, जो एसिडिक कंडीशन में और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पाए जाएंगे। विच आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, जो वोल्केनो के पास में हॉट स्प्रिंग्स रिलीज होती हैं, वहाँ पे ये से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस, जो रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं, जैसे कैटल होती हैं, बफेलो होती है, काऊ, बफेलो, इनकी गट में पाए जाते हैं मिथेनोजेंस, मीथेन गैस रिलीज करते हैं। या जहाँ पे दलदली एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो आर्की बैक्टीरिया है उसमें 3 तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं। हेलोफिल्स, जो एक्सट्रीमली सोल्टी कंडीशन में होंगे। थर्मोएसिडोफिल्स, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में होंगे, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में होंगे। मिथेनोजेंस, जो रूमिनेंट हमारे कैटल्स होते हैं, काऊ बफेलो जो होती है, उनकी गट में पाए जाते हैं, मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं, मीथेन गैस को ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है। मिथेनोजेंस फाउंड इन अ गट ऑफ रूमिनेंट होते हैं जो जुगाली करते हैं, कैटल्स, है ना, जो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं काऊ डंग से। वहाँ पे भी कौन करते हैं? जब हम गोबर गैस बनाते हैं तो वहाँ पे मिथेनोजेंस क्या करते हैं? गोबर से क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखने से पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है मिथेनोस्पाइरलम, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम, थर्मो ओटोट्रोपिकम, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेनियम थर्मोफाइलम, मेथेनोबैक्टीरियम रूमिनेटम, रूमिनेंट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल थे ये आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल थे, ठीक है। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। तो यू बैक्टीरिया क्या होता है? हमारे पास ट्रू बैक्टीरिया होता है, जो सारे फीचर शो करता है जो एक बैक्टीरिया के हों, इसलिए इसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया, जिसको BZA बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का ही एग्जाम्पल है नोस्टोक और एनाबीना। नोस्टोक और एनाबीना किसका एग्जाम्पल है? हमारे पास ये एनाबीना है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा ये भी किसका है? हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, BZA का एग्जाम्पल है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोफिल A भी पाया जाता है और ये केमोसिंथेटिक भी होते हैं। ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ATP रिलीज़ करने के लिए ऑक्सीडाइज करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, मोशन शो करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, और इनके अंदर पिलाई भी पाई जाती है। ये किसके लिए होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पिलाई होती है, मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्पेशल सेल होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। इस तरह की सेल्स होती हैं। NCERT में डायग्राम दिया गया है हेट्रोसिस्ट का, जो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड कर जाती है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2, और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो 2 सेल में टूटना। ये स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं, एंडोस्पोर्स बनते हैं इनके अंदर, और इनमें प्रिमिटिव टाइप का DNA पाया जाता है, ठीक है।
जिसमें ये अपन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, कंजुगेशन के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर। माइकोप्लाज्मा भी किसके अंदर आती है, यू बैक्टीरिया के अंदर आती है। स्मॉलेस्ट सेल है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट सेल जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकती है, सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। देखो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, पर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। स्मॉलेस्ट सेल है, इसको प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। और ये कैटल्स में बहुत सारी डिजीज़ कोज करता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अब देखो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, इसको समझते हैं अच्छे से क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, कैप्सूल दिख रहा है। कैप्सूल क्या होता है, देखो जो बैक्टीरिया होता है ना उसमें ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, वो या तो कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है या स्लाइम लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। स्लाइम लेयर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, कैप्सूल की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। ये इसको एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब ये किसकी बनी होती है, ये कैप्सूल बना होता है पॉलीपेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड्स या फिर पॉलीसेक्राइड्स जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, उसका मिलके बना हुआ है। ये किस में हेल्प करता है, डिजीज़ कोज करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया को हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं जैसे मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, उनसे बचाता है कि हमारी सेल्स फैगोसाइटोसिस ना करें। फैगोसाइटोसिस एक एक्टिविटी होती है जिसमें सेल ईटिंग करती है, मतलब जो हमारी सेल्स होंगी जैसे मैक्रोफेज, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टीसी सेल्स, ठीक है, या नेचुरल किलर सेल्स, ये क्या करती हैं, ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती हैं, सेल ईटिंग करती हैं। ये उनको ईट करती हैं जो भी पैथोजेनिक सेल होंगी, डिजीज़ कोजिंग जो सेल होंगी। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल भी क्या है, डिजीज़ कोजिंग है। तो जब वो डिजीज़ कोज करेगी तो उसको फैगोसाइटोसिस से बचना है ना, उससे बचने के लिए वो ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल की फॉर्म में फॉर्म कर लेगी। ठीक है, तो कैप्सूल यहाँ पे क्या करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। सेकेंड है सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है, हमने पढ़ा पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है और कैप्सूल के नीचे प्रेजेंट होती है, रिजिड होती है और ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। फिर क्या आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसी ही होती है जैसी हमारी एनिमल के अंदर होती है। ये सेमी परमिएबल है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की मिलके बनी हुई है। ठीक है, सेमी परमिएबल का मतलब है कुछ स्पेसिफिक आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को ही अपने अक्रॉस ट्रांसफ़र होने देगी। ठीक है, फिर इसमें पाए जाते हैं हमारे न्यूक्लियोइड में इसका डीएनए होता है और कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, ऑटोसोमल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं, या फिर बोलते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं, खुद से रेप्लिकेट करने वाले और वो होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी बोला जाता है इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी बोलते हैं। और ये खुद का रेप्लिकेशन भी शो कर सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं और पाइलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला और पाइलस प्रेजेंट होता है। देखो फ्लैजिला तो मूवमेंट में हेल्प करता है, और जो पाइलस होता है, जो पिलाई होती हैं, वो हेयर लाइक छोटी छोटी अपेंडेजेस होती हैं जो सेल वॉल से निकलती हैं। ये पाइलिन प्रोटीन की बनी होती हैं और फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो ये जो पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है पाइलस, ये किस में हेल्प करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, मेनली कंजुगेशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती है, कंजुगेशन में। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो लेक्चर में कि कंजुगेशन क्या होता है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है हमारा किसका, बैक्टीरिया का।
हमारा बैक्टीरिया जिसमें यू बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया, उसको हम उसकी सेल वॉल के बेसिस पे, मतलब सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, मतलब जिससे सेल वॉल मिल के बनी है, वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी अच्छे से चीज़ें दिखें। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या पाई जाती है, थिक सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिक। देखो यहाँ पे सिंगल लेयर मिल रही है हमें, यहाँ पे थिक है। इनकी सेल वॉल क्या है, थिक सेल वॉल है इनकी। ठीक है, मतलब इसमें 80% पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा। पेप्टाइडोग्लाइकेन यहाँ पे 80% प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे हमें वॉयलेट कलर की ये दिख रही है क्योंकि ये वॉयलेट कलर, पर्पल कलर जो ग्राम स्टेनिंग, क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेन क्रिएट किया था, ग्राम स्टेन। ठीक है, हम बात करेंगे ग्राम स्टेन की भी। उससे उन्होंने बैक्टीरिया को क्या किया था, स्टेन किया था। तो कुछ बैक्टीरिया थे जो स्टेन को रिटेन करते, कुछ नहीं करते थे। उसके बेसिस पे ही उन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिए थे। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेन को, मतलब कि वॉयलेट कलर को रिटेन करते हैं, वॉयलेट या पर्पल कलर को रिटेन करते हैं, इसलिए इनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं। हमारी आइज़ में जो लाइजोजाइम एंजाइम सिक्रेट होता है, आइज़ मतलब टीयर्स है ना, टीयर ग्लैंड सिक्रेट करती हैं टीयर्स के अंदर लाइजोजाइम एंजाइम, जो किसके ऊपर अटैक करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर। हमारी कुछ एंटीबायोटिक्स जो हमने बनाई है फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू, है ना, वो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अटैक करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, एजिटोबैक्टर आता है और क्या आता है, माइकोबैक्टीरियम आता है। इसके अंदर एजिटोबैक्टर और माइकोबैक्टीरियम आता है। अब इतना समझ में आया। अब देखो हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। ग्राम नेगेटिव में देखो यहाँ पे ना आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव में। यहाँ पे देखो आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, फिर बीच में पेप्टाइडोग्लाइकेन है और अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। और आउटर मेम्ब्रेन से बाहर लाइपोपॉलीसैकेराइड बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, यहाँ पे सिर्फ हमें पेप्टाइडोग्लाइकेन दिख रहा है और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है। ठीक है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। उनके बीच में क्या पाई जाती है, उनके बीच में पाई जाती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो बहुत ही पतली सी होती है, 2 से 7 नैनोमीटर मोटी होती है ये, 2 to 7 नैनोमीटर ये थिकनेस होती है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर की होती है और यहाँ पे 2 to 7 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, टाइकोइक एसिड दिख रहा है और लिपोटाइकोइक एसिड दिख रहा है। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर टाइकोइक एसिड और लिपोटाइकोइक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पर यहाँ पे नहीं है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। हाँ, यहाँ पे भी है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, यहाँ पे कम है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, यहाँ पे ज़्यादा है पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें कहीं पे भी टाइकोइक एसिड नहीं दिख रहा, किसके अंदर, ग्राम नेगेटिव के अंदर। यहाँ पे टाइकोइक एसिड है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, पर ग्राम नेगेटिव के अंदर हमें टाइकोइक एसिड नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे टाइकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि यहाँ पे लिपिड्स जो है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लिपोपॉलीसैकेराइड मेनली लिपिड ए जो एंडोटॉक्सिन होता है, क्या होता है ये, एंडोटॉक्सिन, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो ये लिपोपॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें ओलिगोसैकेराइड की रिपीटिंग यूनिट है,
फिर पॉलीसेकेराइड्स का कोर है और फिर लिपिड ए है। लिपिड ए क्या करता है, एंडोटॉक्सिन का काम करता है। ठीक है, अब दोबारा से मैं बात कर रही हूँ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ठीक है, देखो ग्राम स्टेन था, एक क्या था, ग्राम स्टेन था, जो किसने डेवलप किया था, किसने दिया था, हंस क्रिश्चियन ग्राम ने। हंस क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। कब दिया था, 1884 में, 1884 में डेवलप किया था। ठीक है, क्या किया था, डेवलप किया था। कैसे कैसे स्टेन करते थे वो, उनका मैकेनिज्म क्या था स्टेन करने का। तो सबसे पहले तो वो बैक्टीरिया का स्मीर प्रिपेयर करते थे। बैक्टीरियल स्मीर मतलब बैक्टीरिया को कल्चर कर लेंगे लेबोरेटरी में, उसकी बहुत सारी कॉलोनीज बना लेंगे। ठीक है, अब इस स्मीर को ट्रांसफ़र करेंगे स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब इसको हीट किल्ड करेंगे, हीट से किल्ड कर देंगे। ठीक है, अब वो प्राइमरी स्टेन यूज़ करते हैं। प्राइमरी स्टेन, यहाँ पे प्राइमरी स्टेन की फॉर्म में वो क्रिस्टल वॉयलेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के आ जाते हैं जब वो क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं। फिर उसके बाद वो ग्राम्स आयोडीन का यूज़ करते हैं। ग्राम्स आयोडीन का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से CVI कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है बैक्टीरिया। CVI कॉम्प्लेक्स का मतलब है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लिया बैक्टीरिया ने। ठीक है, मतलब इसकी वजह से अगर जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, इसके बाद जो डाई है, कौन सी डाई है, क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो पर्पल कलर दे रही है, वो फिक्स हो गई। किसके अंदर फिक्स होगी, बैक्टीरिया की सेल के अंदर वो फिक्स हो गई है। ठीक है, अब ये जो क्रिश्चियन ग्राम है, इन्होंने क्या किया, अल्कोहल या फिर एसीटोन का यूज़ करके सेल को वॉश कर दिया। ठीक है, अब वो जब वॉश किया तो डीकलराइजेशन हुई। क्या हुई, डीकलराइजेशन, मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो तो रिटेन कर गए, उनके अंदर तो फिर भी क्रिस्टल वॉयलेट कलर प्रेजेंट था, बट जो ग्राम नेगेटिव थे वो डी स्टेन हो गए। तो इससे उन्होंने दो बैक्टीरिया की कैटेगरी दे दी कि कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। फिर एक क्वेश्चन उठा कि ऐसा क्यों होता है कि ग्राम पॉजिटिव में तो पर्पल कलर रिटेन रहता है और ग्राम नेगेटिव में वो उड़ जाता है। वो उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन की वजह से होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, फिर पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पे 80 नैनोमीटर तक थिक हो सकता है, यहाँ पे 2 to 7 नैनोमीटर तक ही थिक होता है। और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, उसके बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन की छोटी सी परत होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। यहाँ पे क्या होते हैं, टाइकोइक एसिड और लिपोटाइकोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे टाइकोइक एसिड एब्सेंट होता है, यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड से लिपिड ए जुड़ा होता है जो एंडोटॉक्सिन का काम करता है। ठीक है, अब इसमें डबल मेम्ब्रेन है, पर इसमें जो सेल वॉल है वो थिक है, तो सेल वॉल रिटेन कर जाती है पर्पल कलर को। फिर ये क्वेश्चन उठा कि भाई अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को ले ही नहीं रहा, तो इसको हम देखने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए कौन से स्टेन का यूज़ करें। तो यहाँ पे एक स्टेन बनाया गया सेफ्रेनिन, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, पिंक कलर प्रोवाइड करता है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो इनके एग्जाम्पल होते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के। ग्राम पॉजिटिव के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले इनको हम लिखते हैं पर्पल कलर में, स्टेफाइलोकोकस ओरियस किसका एग्जाम्पल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियाई किसका एग्जाम्पल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। बेसिलस एंथ्रासिस किसका एग्जाम्पल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी किसका एग्जाम्पल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। लैक्टोबैसिलस जिससे हम डेली दही जमाते हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आता है हमारा, इसमें आता है हमारा
ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कोज करता है, टाइफी, विब्रियो कोलेराई जो कोलेरा कोज करता है, हेजा जिसको बोलते हैं, ठीक है। नाइसेरिया गोनेराई जो गोनेरा कोज करता है, गोनो रॉय। शुडोमोनास भी हमारा किसके अंदर आता है, शुडोमोनास जो नाइट्रोजन साइकिल में मेजर रोल प्ले करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ट्रू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करता है तो वो एनर्जी सोर्स का यूज़ करता है, या तो वो एनर्जी सोर्स केमिकल हो सकता है, केमिकल में भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल हो सकता है, या फिर वो लाइट का यूज़ करता है, ठीक है। तो जब केमिकल का यूज़ करते हैं तो केमोऑटोट्रोप्स बन जाते हैं बैक्टीरिया, जब लाइट का यूज़ करते हैं तो वो फोटोऑटोट्रोप्स बन जाते हैं। जब केमिकल का यूज़ करते हैं तो उनको एक कार्बन सोर्स चाहिए होता है जो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता है या कार्बन डाइऑक्साइड से, ये कीमोऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। इनमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, अगर ऑक्सीजन है तो ये क्या बन जाएंगे, अगर ऑक्सीजन है तो इसमें आ जाएंगे हमारे कुछ बैक्टीरिया, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फर्मेंटिव स्ट्रेप्टोकोकस इसका एग्जांपल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्लोस्ट्रीडियम टिटानी इसका एग्जांपल है, ठीक है। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी इसका एग्जांपल है। तो वो किसकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी ऑब्टेन्ड कर रहे हैं, कार्बन सोर्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो जो केमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो अगर वो NH3 का यूज़ कर रही हैं ऑक्सीडेशन के लिए तो एग्जाम्पल है हमारे पास नाइट्रोसोमोनास इसका यूज़ करते हैं, अमोनिया का यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के लिए, NO का यूज़ करते हैं तो नाइट्रोबैक्टर आ जाता है एग्जाम्पल में, ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं तो बैगिएटोआ आ जाता है, ठीक है। अगर आयरन का यूज़ करते हैं तो गैलियोनेला आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया के जो किसका यूज़ करते हैं, जो हमारा एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए किसका अलग अलग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। अगर वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करे तो नाइट्रोसोमोनास, NO2 को करे तो नाइट्रोबैक्टर, H2S को करे तो बैगियोटा और आयरन को करे तो गुलियोनेला, ठीक है। तो यहीं पे बोली गई है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो वो हमारे फर्मेंटिव हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ कर रहे हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। केमोऑटोट्रोप्स में कुछ हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, सल्फर का, आयरन का, नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन के लिए, प्रोसेस के लिए, उनको क्या बोलते हैं, केमोऑटोट्रोप्स बोलते हैं। अब जो लाइट का यूज़ करते हैं वो क्या है, फोटोऑटोट्रोप्स में भी या तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करेंगे एनर्जी सोर्स की फॉर्म में, या फिर कार्बन सोर्स का यूज़ करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करते हैं उसमें ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। या तो क्या आते हैं, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और वाटर का यूज़ करते हैं और उसको रिड्यूस करके फूड बनाते हैं, वो हमारे आते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जैसे साइनोबैक्टीरिया, या फिर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड बनाते हैं वो आते हैं हमारे ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया के अंदर। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब देखो, हमने पढ़ा था कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करें, जस्ट अ मिनट, तो कुछ आर्की बैक्टीरिया होते हैं जैसे मिथेनोजेंस, सल्फर बैक्टीरिया इनको बोला जाता है, ये केमोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। कुछ हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर की बात करी, नाइट्रोसोमोनास की बात करी, जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं,
ठीक है, बट उनको केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोला जाएगा क्योंकि वो किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज़ करके क्या बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कुछ आर्की बैक्टीरिया हैं जैसे हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक फूड वो लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, जैसे और ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं जैसे हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। यू बैक्टीरिया बहुत सारे हेटेरोट्रोपिक स्पीसीज को इंक्लूड करते हैं जो डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं, सिम्बायंट होते हैं जो दूसरों को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं जैसे एग्रोबैक्टीरियम हो गया, ठीक है। दे ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। केमोसिंथेटिक में कुछ आर्की बैक्टीरिया हैं जैसे एक्सट्रीमोफिलस लाइक सल्फर बैक्टीरिया। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन सल्फर को तोड़ के या अमोनिया को तोड़ के अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कुछ यू बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो केमोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कुछ आर्की बैक्टीरिया हैं जैसे हेलोफिल्स का एग्जाम्पल है, वो लाइट का यूज़ करते हैं बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, मतलब एन ऑक्सीजेनिक वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं ताकि ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो ये हमारा डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरिया में जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, उसमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन पाया जाता है, ठीक है। और हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया, बी स्पोर की फॉर्मेशन होती है, जू स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। इन 3 तरह के स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव में क्या होता है, बडिंग हो गई। तो बडिंग की बात करें तो बड क्या होगा, बैक्टीरिया के ऊपर बन जाएगा बडिंग हो जाएगी, एक सेल अनइक्वल साइज़ की सेल ग्रो कर जाएगी बैक्टीरिया के ऊपर और ये हमारी मदर सेल कहलाएगी और ये जो बड बना है ये डॉटर सेल कहलाएगा और फिर ये जो सेल है ये डिटैच होके क्या बना देगा, एक नया बैक्टीरिया बना देगा, न्यू बैक्टीरियल सेल की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो अब जो ये सेल ग्रो हो रही है, जस्ट ए मिनट, अब ये जो सेल ग्रो हो रही है मतलब ये जो डॉटर सेल्स बन रही है यहाँ पे, ये जो डॉटर सेल्स बन रही है बैक्टीरिया के ऊपर, ये पोलर ग्रोथ शो करती है, एक पॉइंट पे ग्रो करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलर ग्रोथ। पूरी सेल पे ग्रो ना करके ये एक पॉइंट पे ग्रो करती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलर ग्रोथ बोलते हैं। तो मोस्टली जो हमारे बडिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एक्वेटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये चल नहीं रहा है मेरा स्टाइलिश, जस्ट अ मिनट, ये क्या होते हैं, एक्वेटिक बैक्टीरिया होते हैं। अब एडवांटेज की बात करते हैं, एडवांटेज क्या होती है हमारी और डिसएडवांटेज क्या होंगी बडिंग की। ये तो समझ में आ गया, एक सेल थी, सेल के ऊपर, मदर सेल के ऊपर एक पॉइंट पे पोलर ग्रोथ होगी डॉटर सेल की, वो डिटैच होकर बैक्टीरिया की सेल बना देती है, ठीक है। एक्वेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। एडवांटेज क्या है, एफिशिएंट पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, इससे एफिशिएंट पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। मेटिंग पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया को जन्म दे सकता है। रैपिड होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल भी क्या होती है, रैपिड होती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन ऑफस्प्रिंग मतलब एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है कि एक सेल से एक डॉटर सेल बनेगी, फिर एक सेल से एक डॉटर सेल बनेगी। डिसएडवांटेज की बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आ पाएगी, डाइवर्सिटी लिमिटेड रहेगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी या नहीं आ पाएगी, ठीक है। इन्वायरमेंटल अगर स्ट्रेस क्रिएट हो गया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जैसे न्यूट्रिशन वगैरह कम हो गया, कोई डिजीज़ आ गई, कोई पैथोजन आ गया, तो ये मर जाएंगे क्योंकि सेम टाइप की जीनोम यहाँ पे पास ऑन होगा। इवोल्यूशनरी पोटेंशियल यहाँ पे बहुत कम होता है, क्योंकि एक ही सेल से सेम जीनोम पास होता जाता है, वेरिएशंस बहुत कम आती हैं, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन की बात करें
नेक्स्ट हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म कंपार्टमेंट बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया, ये ऐसे कंपार्टमेंट बना लेगा इस अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है किसकी, प्रोटोप्लाज्म की, बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, और ये फिर थोड़ा इस तरह से टूट जाते हैं ये फ्रेगमेंट, और ये फ्रेगमेंट जैसे ये फ्रेगमेंट 1 हो गया, ये फ्रेगमेंट 1 हो गया, ये फ्रेगमेंट 2 हो गया, और ये ग्रो कर जाएंगे फिर कंप्लीट बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, कंप्लीट बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कर जाएंगे और जीनोम को कॉपी कर देंगे। ये है फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये बाइनरी फिजन जिसमें एक सेल होती है, पहले सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड जो डीएनए कंसिस्ट करता है वो डबल हो जाता है। पहले न्यूक्लियोइड डबल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है और जो सेल वॉल है वो डिवाइड होगी और 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी बाइनरी फिजन में। एक बैक्टीरिया की कैपेसिटी होती है कि वो 20 मिनट में बाइनरी फिजन की प्रोसेस के थ्रू वो डिवीज़न करेगा। मतलब 1 in 20 मिनट एक हमारा बाइनरी फिजन हो सकता है। ठीक है, मतलब एक सेल से 2 सेल्स बन सकती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर की बात करते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, नाम से पता चल रहा है एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। स्पोर का मतलब होता है स्पोर, मतलब अंदर जो स्पोर बने बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। तो ये थिक वॉल्ड, ये जो है ये क्या है, थिक वॉल है। थिक वॉल्ड डोरमेंट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, जो रेजिस्टेंस होता है हर एक अनफेवरेबल कंडीशन के अगेंस्ट, रेजिस्टेंस जो शो करता है वो बैक्टीरिया की सेल के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं। ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं आता, इट इज़ नॉट फॉर रिप्रोडक्शन बट इट इज़ फॉर सर्वाइवल। ये सर्वाइवल में हेल्प करता है बैक्टीरिया के जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। ये मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर बनता है, जैसे बेसिलस बैक्टीरिया जो रोड शिफ्ट के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बेसिलस एंथ्रासिस, एरोबिक बैक्टीरिया है बेसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम एरोबिक बैक्टीरिया है। तो इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर हमारे एंडोस्पर्म्स जनरली पाए जाते हैं। पर्पस क्या होता है एंडोस्पर्म का, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करना। ठीक है, डेसिकेशन की प्रोसेस होती है जब बहुत सूखा पड़ जाए उस टाइम पे, रेडिएशन से सर्वाइव करना, केमिकल्स से सर्वाइव करना, लेक ऑफ न्यूट्रिशन से सर्वाइव करना। और ये सारी चीज़ें क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। तो एक बैक्टीरिया एक ही एंडोस्पोर फॉर्म करता है और एक ही एंडोस्पर्म से एक जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो एक ही बैक्टीरियम जनरेट होगा। ठीक है, एंडोस्पर्म में क्या होता है, इसकी एक तो थिन आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम। इसके ऊपर एक स्पोर कोट होता है। ठीक है, कोटेक्स होता है, कोर वॉल होती है। कोर में क्या होता है, इसके कोर में डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। हाई कैल्शियम डिप्लोकोलिन एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, हाई कैल्शियम डिप्लोकोलिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये कैल्शियम डिप्लोकोलिनिक एसिड जो है ये हीट रेजिस्टेंस होता है, ये हीट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अपने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। कोनिडिया भी इसी तरह से स्पोर्स जनरेट होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं हमारे मोड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन आता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने कंजुगेशन से। तो पहली प्रोसेस है हमारी कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है, देखो जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियल सेल का, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 2 स्ट्रेन होंगे बैक्टीरिया के। ये फर्स्ट स्ट्रेन है फॉर एग्जांपल, ये सेकंड स्ट्रेन है, 2 स्ट्रेन है। इसमें एक डोनर स्ट्रेन होता है, और एक होता है रेसिपिएंट, एक रेसिपिएंट स्ट्रेन होता है। हमारे पास 2 स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, डोनर जो होता है उसको हम बोल देते हैं मेल और रेसिपिएंट को बोल देते हैं फीमेल स्ट्रेन। ठीक है,
तो जो डोनर स्टैंड होता है उसमें सेक्स फैक्टर प्रेजेंट होता है, सेक्स फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम फर्टिलिटी फैक्टर एफ फैक्टर बोलते हैं, या एफ प्लाज्मिड भी इसको बोला जाता है, एफ प्लाज्मिड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हमने जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे, जब हमने पिलाई स्टडी किया था, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन थे, हेयर लाइक प्रोजेक्शन से थे जो कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, सेल वॉल से हुए थे, बैक्टीरिया की सेल वॉल से। अब यहाँ पे जो ये जो पिलाई है ये क्या फॉर्म करेगी, एक कंजुगेशन ट्यूब बना देती है, कंजुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है ये। ठीक है, ये कंजुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। अब इस ट्यूब के थ्रू क्या होता है, जो एफ फैक्टर है वो एक बैक्टीरिया से, जो डोनर बैक्टीरिया होता है उससे किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया हमारा, पहले यहाँ पे प्रेजेंट था फर्टिलिटी एफ फैक्टर, अब वो एफ फैक्टर कहाँ पे चला गया है, डोनर सेल में चला गया है। तो डोनर सेल में जाने के बाद वो क्या जनरेट करता है, एफ पॉजिटिव डॉटर सेल्स बनाता है, एफ पॉजिटिव डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। तो इसमें 3 मेन स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, एफ पॉजिटिव सेल्स जो क्या होंगी, डोनर सेल होंगी, वो हेयर लाइक अपेंडेजेस मतलब सेक्स पाइलस, ये क्या है हमारे पास, सेक्स पाइलस है, इसको जनरेट करेंगी, जो क्या करेगा, इस और इस इन दोनों मतलब मेल और फीमेल स्ट्रेन के बीच में कांटेक्ट बनाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, एफ नेगेटिव स्ट्रेन इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं एफ पॉजिटिव, डोनर को एफ पॉजिटिव बोलते हैं, रेसिपिएंट को एफ नेगेटिव बोलते हैं। उनके बीच में कॉन्टैक्ट बनाएगा कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू। ये जो ट्यूब है इसको क्या बोला जाता है, कंजुगेशन ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेक्स पाइलस फॉर्मेशन के जो जीन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एफ फैक्टर के अंदर। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, एफ फैक्टर यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, ये रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें, हमारे रेसिपिएंट डीएनए के अंदर, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, बाद में वो एफ पॉजिटिव सेल को जनरेट कर देगा। यही स्टेप यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन में डीएनए को पास करने के लिए फेज या वायरस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रांसडक्शन सबसे पहले किस में रिपोर्ट की गई थी, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर, जो टाइफाइड कोज करता है। इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को सबसे पहले रिपोर्ट किया था जिंडर और लेडरबर्ग ने, एक्सपेरिमेंट किया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के ऊपर। तब उन्होंने ट्रांसडक्शन की प्रोसेस दी थी कि एक मोड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाया जाता है, किसके थ्रू, एक एजेंसी के थ्रू। वो एजेंसी क्या है, बैक्टीरियोफेज है, मतलब बैक्टीरिया प्लस फेज, बैक्टीरिया का उसमें डीएनए होगा और फेज का डीएनए होगा, या फिर सिर्फ वायरस होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कोज करेगा और इन्फेक्शन के थ्रू वो पहले वाले बैक्टीरिया का जो जीन है, जीनोम है, उसको नेक्स्ट बैक्टीरिया में पहुंचा देगा। अगर देखो, अब जो फेज है या जो वायरस है वो 2 साइकिल यहाँ पे शो करता है। एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल होती है, एक होती है लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल तो वो होती है जब वायरस अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके रेप्लिकेट करे, बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर लेगा और फिर रेप्लिकेशन शो करेगा। ठीक है, लाइटिक साइकिल में होता है वो बहुत सारी कॉपी बनाएगा अपनी बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन के थ्रू, फिर सेल लाइसिस करेगा, सेल का ब्रेक डाउन करेगा और स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, और जितनी भी बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आ गए उन सबको इन्फेक्ट कर देगा। ये लाइटिक साइकिल है। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल इज अडेप्टेड, फेज क्रोमोसोम इंटीग्रेट हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स के साथ, और यहाँ पे क्या रहेगा, डोरमेंट स्टेज में रहेगा, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं करेगा, और थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन तक वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ साथ ही रेप्लिकेट करेगा। जैसे बैक्टीरिया का क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा, यहाँ पे हमारा वायरस भी रेप्लिकेट करेगा। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, नई फेज़ बनती हैं, हर बार क्या होती है वो बहुत सारा रिप्रोडक्शन करती हैं, बहुत बार रेप्लिकेट करती है और बहुत सारी कॉपी बना देती हैं। फिर वो सेल लाइसिस करती है, सेल का ब्रेकडाउन करती हैं, किसकी, सेल का, होस्ट की सेल का। होस्ट क्या है यहाँ पे, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की सेल को तोड़ के वो बाहर डिस्पर्स हो जाती हैं, और जितनी भी नई बैक्टीरिया की सेल के साथ वो कांटेक्ट में आती हैं उन सबको इन्फेक्शन कर देती हैं।
अब ये डायग्राम में इससे समझ में नहीं आएगा, नीचे डायग्राम हम समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में यहाँ पे शो कर रखा है कि पहले हमारे पास क्या हुआ, वायरल अटैचमेंट हुई, मतलब ये वायरस है या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक बैक्टीरियो फेज़ है। ठीक है, इसने अटैचमेंट करी किसके साथ, सेल वॉल के साथ, बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ, उसकी मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करता है, सेल को इन्फेक्शन कोज कर देता है। अब देखो ये डीएनए था, ये बैक्टीरिया का डीएनए था, ये बैक्टीरियल डीएनए था, और जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ये फेज़ का डीएनए है, ये फेज़ डीएनए है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, फेज़ का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अडहेर हो गया, अटैच हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। तो जैसे ही बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेशन शो करेगा, अपनी रेप्लिका बनाएगा, है ना, अपनी कॉपी जनरेट करेगा, वैसे ही यहाँ पे फेज़ की भी कॉपी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वो एक्सीजन शो करेगा। एक्सीजन का मतलब है कि एक छोटा सा पीस बैक्टीरियल के डीएनए का, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, प्लस वायरस का डीएनए, दोनों का डीएनए मिलके यहाँ पे अलग हो जाते हैं। और ये जो है ये हमारा एक अलग से हमारा बैक्टीरिया का डीएनए रहता है, और ये कैप्सिड बना देते हैं। कैप्सिड की फॉर्म में यहाँ पे बैक्टीरिया का डीएनए का, बैक्टीरियल डीएनए का छोटा सा पार्ट प्लस हमारा वायरल डीएनए का छोटा सा पार्ट अलग हो गया है, कैप्सिड की फॉर्म में हो गया है, कैप्सिड की फॉर्म में। अब वो क्या करेगा, बहुत सारी कॉपी जनरेट करेगा, बहुत सारी कॉपी जनरेट करेगा, और फिर वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा दूसरे बैक्टीरिया को। जब वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कोज करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो वायरल डीएनए भी होगा और बैक्टीरिया का भी डीएनए होगा। जब वो नई डॉटर या नई होस्ट सेल, नया बैक्टीरियल सेल को जब इन्फेक्शन कोज करेगा तो उसमें बैक्टीरिया के डीएनए को भी पास करेगा और अपने डीएनए को भी पास करेगा, और फिर वहाँ पे इंटीग्रेट होकर फिर रेप्लिकेशन करेगा। तो इस तरह से ये एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफ़र कर देता है। कौन, फेज़ या बैक्टीरियोफेज। इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, बैक्टीरिया में, वो ग्रिफ्थ ने स्टडी की थी 1928 में डिप्लोकोकस निमोनियाई के अंदर। ठीक है, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको बोला जाता है कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में, जो बैक्टीरिया है वो नेक्ड डीएनए को अपनी सराउंडिंग से अपटेक कर लेता है और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो जो हमारे ग्रिफ्थ थे उन्होंने जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में, तो उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे, एक था एस स्ट्रेन और एक था आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन क्या था, स्मूथ स्ट्रेन था, जिसके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर क्या था, कैप्सूल प्रेजेंट था, कैप्सूल था, तो ये क्या था, वायरुलेंट था। एक आर स्ट्रेन था जो रफ स्ट्रेन था, नॉन कैप्सुलेटेड था, मतलब ये नॉन वायरुलेंट था। तो उन्होंने क्या किया, माउस को यहाँ पे इन्फेक्ट करवाया, पहले एक लाइव एस स्ट्रेन के साथ जिससे माउस मर जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। फिर लाइव आर रफ स्ट्रेन के साथ करवाया जो कि नॉन वायरुलेंट था, तो माउस सर्वाइव कर जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड जो हमारा एस स्ट्रेन था, स्मूथ स्ट्रेन था, उसके साथ इन्फेक्शन कोज करवाया माउस में, तो माउस सर्वाइव कर जाता है। फिर उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट था, उसको लाइव आर जो कि नॉन वायरुलेंट था उसके साथ जब वो इन्फेक्शन कोज करते तो माउस मर जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा रफ स्ट्रेन था वो हमारा नॉन कैप्सुलेटेड था, बट वो जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेन है उससे वायरुलेंट स्ट्रेन को क्या कर लेता है, या वायरुलेंट डीएनए या वायरुलेंट जीन को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेता है। मतलब यहाँ पे जो वायरुलेंट एस स्ट्रेन था उससे यहाँ पे डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है नॉन वायरुलेंट, मतलब कि नॉन कैप्सुलेटेड डीएनए के अंदर। बाद में एवरी ने ये और बहुत सारे दूसरे मैकार्टी वगैरह जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया अपने डीएनए को नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, और जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वो अपनी सराउंडिंग से कहीं से भी क्या करता है, डीएनए को अपटेक कर लेता है और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर देता है, खुद के जीन को वायरुलेंट बना देता है। तो वो क्या हो गया, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। जैसे यहाँ पे ये बैक्टीरिया, इसका डीएनए टूटा और वो बाहर सराउंडिंग्स में
बिखर गया इन्वायरमेंट में। अब ये जो बैक्टीरिया ये इसको क्या करता है, अपटेक करता है और खुद के डीएनए में इंटीग्रेट करके खुद को क्या कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो जो सेल इस ट्रीटमेंट के अंडर को जाती है, जैसे यहाँ पे आर्सिन जो ये ट्रीटमेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं कंपिटेंट डीएनए। एनी डीएनए दैट इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द क्रोमोसोम विल बी डिग्रेडेड। ये सारे डीएनए डिग्रेड हो जाएंगे और ये इंटीग्रेट करके इस को चेंज कर देंगे, इस डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये जो डीएनए सेल है ये क्या कहलाएगी, कंपिटेंट सेल कहलाएगी। हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेनिफिशियल एस्पेक्ट से, सोइल फर्टिलिटी की बात करते हैं। अमोनिफिकेशन के थ्रू अमोनिफिकेशन करते हैं, जिसमें प्रोटीन जो है हमारा डेड बॉडीज़ का, प्लांट है या एनिमल की डेड बॉडी है, उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको बैक्टीरिया डिग्रेड करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और बाद में अमोनिया सोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जितने भी पत्ते होंगे, एनिमल्स की बॉडी होगी, जो भी उनकी स्किन होगी या बोन्स होंगी, उनको डिग्रेड करेंगे, उनसे प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, फिर अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल है बेसिलस रेमसस और बेसिलस माइकोइडिस। ठीक है, ये क्या करते हैं, अमोनिफिकेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास मेजर रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, अमोनियम सोल्ट, जो यहाँ पे अमोनियम सोल्ट बना था उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, NO2 और NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम। राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है हमारा जो लेग्यूमिनस प्लांट है। क्लोस्ट्रीडियम फ्री होता है पर एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये और एजिटोबैक्टर हमारा जो हमारे ये होते हैं राइस फील्ड होते हैं, पैडी के खेत होते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। तो जो ये बैक्टीरिया हैं एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे जो प्लांट हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब कर सके नाइट्रोजन को। द नाइट्रोजनस कंपाउंड जो यहाँ पे बनेंगे उनको ऑक्सीडाइज करके ये नाइट्रोजन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। फिर कुछ एंटीबायोटिक बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन बनाई जाती है स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्राइसियस से, है ना। ये यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस होती है, मेनिंगिटिस होती है, न्यूमोनिया होता है, उसको ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। ओरियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिस ओरियोफेसिन से बनाई जाती है, ये वोपिंग कफ, आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। क्लोरोमाइसिन स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुला से बनाई जाती है, टाइफाइड में यूज़ की जाती है। बेसिट्रेसिन बेसिलस से बनाई जाती है, सिफिलिस को क्योर करने में ये ट्रीट की जाती है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। पोलीमैक्सिन बेसिलस पोलीमैक्सा से ऑब्टेन की जाती है, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ को ये क्योर करती है। फिर कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ में देखें तो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है, जो मिल्क को लैक्टोज में और फिर लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके कर्ड बना देते हैं। बटर पे हम बनाते हैं, बटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस को और ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोवोरम को। ठीक है, चीज़ बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफोबस का यूज़ किया जाता है और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का यूज़ किया जाता है। ये जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये चारों के चारों बैक्टीरिया मिल्क को या तो बटर में कन्वर्ट करेंगे या चीज़ में, कर्ड में या फिर योगर्ट में कन्वर्ट करेंगे। कर्ड बनाने के लिए पता है हमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का यूज़ किया जाता है, योगर्ट के लिए लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस का यूज़ किया जाता है। विनीगर बनाने के लिए, विनीगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी का यूज़ करेंगे। ये इथाइल अल्कोहल को मोलेसिस से ऑब्टेन करता है, फिर उसको ऑक्सीडाइज करता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, और वो क्या बना देता है, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट, अल्कोहल एंड एसीटोन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू हम बहुत सारे एनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं अल्कोहल और एसीटोन बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिलिकम। क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिलिकम ये क्या करता है, ये ब्यूटाइल अल्कोहल से या फिर मिथाइल अल्कोहल से क्या बनाएगा, अल्कोहल जो ड्रिंकेबल है, मतलब इथेनॉल बनाएगा और एसीटोन बनाएगा। रेटिंग ऑफ फाइबर क्लोस्ट्रीडियम
टर्टियम हमारा यूज़ किया जाता है फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए प्लांट से, ठीक है, जिसको हम रेटिंग ऑफ फाइबर्स बोलते हैं। विटामिन्स की प्रोडक्शन के लिए भी जैसे ई कोलाई विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के की फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इंटेस्टाइन में, हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये सर्वाइव करता है। क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिलिकम, ये विटामिन B12 को प्रिपेयर करता है शुगर को फर्मेंट करके। तो ये सब क्या है, बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट कुछ डिजीज़ की बात करते हैं जो बैक्टीरिया कोज करते हैं, जैसे कोलेरा हैजा होता है, विब्रियो कोलेराई इसको कोज करता है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनियाई के थ्रू कोज किया जाता है, प्लाग यर्सीनिया पेस्टिस, डिप्थेरिया काली खांसी जिसको बोलते हैं, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरिया के थ्रू कोज की जाती है, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के थ्रू, फूड पॉइजनिंग क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो भी हमारे कैंड फूड होते हैं, जो भी हम जो जूस पीते हैं, जो हमारे जो कैन में स्टोर रहते हैं प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू, जो भी हम लंबे टाइम तक कैंड फूड स्टोर करके रखते हैं, उनके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम सिफिलिस को कोज करता है। हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हम, जनरल करेक्टरिस्टिक्स को पहले समझेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट क्लासेस को पढ़ेंगे। तो जो हमारा प्रोटिस्टा होता है उसके अंदर सारे क्या आते हैं, यूनिसेलुलर, जस्ट ए मिनट, ठीक है, उसके अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये हमारा पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है, ये फुलिगोसेप्टिका, ये सीवुड, फ्यूकस वेसिकुलोसस, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर यूनिसेलुलर होते हैं पर सारे यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रोपिक भी होती है और हेटेरोट्रोपिक भी होती है। ऑटोट्रोपिक का एग्जांपल है यूग्लिना, क्लोरोफिल ए पाया जाता है इसके अंदर, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाती है। और हेटेरोट्रोपिक भी होती हैं, पैरासिटिक भी होती हैं और सेप्रोफिटिक भी होती हैं। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसीलिए इनको यूकैरियोट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सेक्सुअली कैसे करेंगे, जब इनके जो गैमेट है वो फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब डिफरेंट क्लासेस की बात करते हैं प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होती हैं। इसमें आते हैं हमारे क्राइजोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, ठीक है। पायरोफाइटा आते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट, डायटम्स और यूग्लिनोइड, ठीक है। डाइनोफ्लेजिलेट, डायटम्स और यूग्लिनोइड किसके अंदर आते हैं, हमारे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। कुछ फंगी लाइक प्रोटिस्टा होते हैं जैसे स्लाइम मोल्ड, ये सेप्रोफिटिक होते हैं या हेटेरोट्रोपिक भी बोल सकते हैं। एनिमल लाइक प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआंस जिसके अंदर आते हैं, जो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे शूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट शो करती है अमीबोइड, फ्लेजिला के थ्रू शो करते हैं फ्लेजिलेट। स्पोर्स जो मूवमेंट शो नहीं करते पर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोरोजोआंस, जो सिलिएटेड होते हैं जैसे पैरामीशियम, ठीक है। अब स्लाइम मोल्ड भी 2 टाइप के होते हैं, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले डिफरेंट क्लासेस को, डिफरेंट क्लासेस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले आती है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट क्या है, क्राइजोफाइट के अंदर डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। देखो क्राइजोफाइट्स के अंदर क्या आते हैं, क्राइजोफाइट्स किसके अंदर आता था, हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के अंदर आता था क्राइजोफाइटा। तो क्राइजोफाइटा के अंदर डायटम्स और डेस्मिड आते हैं, जिसको हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर, यहाँ पे इनकी सेल वॉल के ऊपर सिलिका की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। इन डायटम्स के जो हमारे ये डायटम्स होते हैं, इनकी सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होती है सिलिका की, और जब ये डेड होते हैं तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं और डायटमियस अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं। द सोइल ऑफ डायटमियस अर्थ इज ग्रिटी, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप।
डायटम्स फॉर्म करता है। डायटम्स क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के अंदर। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है कि चीफ प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं ओशियंस के अंदर? डायटम्स होते हैं। इनको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, डायटम्स भी बोलते हैं। इनकी सेल वॉल ऐसी होती है जैसे हमारा सोप का बॉक्स होता है, वैसे टाइप की इनकी क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट भी हमारे क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। दीज आर आल्सो फोटोसिंथेटिक। इसमें रेड डाइनोफ्लेजिलेट होंगे जैसे गोनियोलेक्स, कलरफुल डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं। ये रेड टाई कोज करते हैं, रेड टाई कोज करते हैं सी के अंदर। ये मोस्टली मैरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये रेड कलर के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जब डाइनोफ्लेजिलेट हो जाते हैं तो जो सी है वो रेड दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से रेड टाइड आती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि रेड टाई कौन कोज करता है? गोनियोकोलेक्स कोज करता है। किसकी अंदर आता है? किस क्लास के अंदर आता है? डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर आता है। तो जो भी टॉक्सिन्स डाइनोफ्लेजिलेट रिलीज करते हैं वो मैरीन एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक का काम करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जाम्पल शो किए गए हैं जिसमें स्लाइम मोल्ड्स है, यूग्लिना है, हमारा क्लोरोफाइटा है, रोडोफाइटा है, रेड एल्गी, वाटर मोल्ड्स हैं, स्पोरोजोआ है, जूफ्लेजिलेट्स, सीलिया, फोरा, सार्कोडिना। ये डिफरेंट एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटिस्टा के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करती है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन एनिमल लाइक भी होती है, प्लांट लाइक भी होती है। अगर लाइट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रोपिक होगी, अगर लाइट की अवेलेबिलिटी होगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में ये ऑटोट्रोपिक होती है और लाइट की एब्सेंस में ये हेटरोट्रोपिक होती है, इसलिए मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। आउटर लेयर इन ऑर्गेनिज्म की पेलिकल की बनी होती है जो कि एक प्रोटीन होता है, इसीलिए यूग्लिना की अंदर सेल वॉल पाई जाती है, बट इसकी बॉडी को वो फ्लेक्सिबल बनाती है। 2 फ्लैजिला होती हैं, लोकोमोशन करते हैं ये फ्लैजिला के थ्रू और अपने फूड को इनगल्फ करते हैं फ्लैजिला के थ्रू। ठीक है, यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है प्लांट और एनिमल्स के बीच में, क्योंकि ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करती है और फोटोसिंथेसिस भी शो करती है। जैसे यहाँ पे ये यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, पीछे भी आई थिंक हमने देखा है डायग्राम, ये रहा। ठीक है, ये यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल है ग्रीन कलर में। ठीक है, ये यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। इसमें सारे जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है? वो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करेंगे। फेवरेबल कंडीशन में ये क्या फॉर्म करते हैं? प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल्स होता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम क्या होता है? डिफ्रेंशिएट हो जाता है और क्या फॉर्म करता है? फ्रूटिंग बॉडीज जिसमें स्पोर्स होते हैं और वो स्पोर्स डिस्पर्स होकर स्लाइम मोड की फॉर्मेशन कर देते हैं। प्रोटोजोआंस ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप में इनको क्लासिफाई किया जाता है, जैसे अमीबोइड प्रोटोजोआ जो शूडोपोडिया की फॉर्मेशन करते हैं, शूडोपोडिया के थ्रू ही फूड का अपटेक करेंगे और मूवमेंट भी शूडोपोडिया के थ्रू ही करेंगे, जैसे अमीबा एंड अमीबा। ठीक है, फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ जैसे फ्लेजिला का यूज़ करेंगे मूवमेंट के लिए, ट्राइपेनोसोमा। सीलेटेड प्रोटोजोआ जैसे पैरामीशियम, सीलिया प्रेजेंट होती हैं, स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म इसको बोला जाता है। स्पोरोजोआंस जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, ये इमोटाइल होते हैं, मतलब ये मोटिलिटी शो नहीं करते, मूवमेंट शो नहीं करती है। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है जो मलेरिया को कोज करता है। नेक्स्ट मेजर डिजीज हैं जो प्रोटोजोआ कोज करता है, जैसे मलेरिया। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये डिफरेंट स्पीसीज हैं जो मलेरिया कोज करती हैं। ये वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, जैसे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो यहाँ पे वेक्टर का काम करता है। एमीबाइसिस,
एमीबिक डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू कोज की जाती है और ये कंटामिनेटेड फूड के थ्रू और वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है। ग्लार्डियासिस गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के थ्रू कोज की जाती है, जो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, मतलब फैलती है। स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमा के थ्रू कोज की जाती है। अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमा एक डिजीज़ है जो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी के थ्रू कोज की जाती है और इसमें वेक्टर होता है टेस्टिस फ्लाई। चगास डिजीज़ ट्राइपेनोसोमा क्रूजी के थ्रू कोज की जाती है। ये किसिंग बग जो होती है, रेड विड बग जो होती है, वो इसको ट्रांसमिट करती है। लेशमानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ है जिसके थ्रू ये फैलती है और वेक्टर इसमें होता है सैंड फ्लाई की बाइट। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी के थ्रू ये डिजीज़ होती है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, अनकुक्ड मीट में या कैट के फीकल मैटर में। बेलांटीडाइसिस ब्लांटीडियम कोली के थ्रू स्प्रेड होती है, ठीक है, और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसमिट होती है, मतलब स्प्रेड होती है। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के थ्रू होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है हमारे सिलेबस में है कि हमें प्रोटिस्टा को अप टू ग्रुप स्टडी करना है। तो हमने डिफरेंट क्लासेस को स्टडी कर लिया, हमारी एनसीईआरटी तो ये बोल दिया कि ये डिफरेंट क्लासेस है, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट ग्रुप्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने राइजोपोडा क्लास की बात करते हैं। राइजोपोडा जिसमें सार्कोडीना आती हैं। सार्कोडीना वो सब जो सुडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। इनकी बॉडी एक सेल टेस्ट के थ्रू कवर हो सकती है या फिर नेक्ड हो सकती है, कोई कवरिंग इनकी बॉडी के ऊपर नहीं होगी। तो इस राइजोपोडा सार्कोडीना के अंदर डिफरेंट ग्रुप आते हैं। सार्कोडीना या राइजोपोडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक है सुडोपोडिया की प्रेजेंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह से जिसके थ्रू ये फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है, या मूवमेंट करते हैं। अमीबीना इसका एक ग्रुप है जिसमें नेक्ड अमीबाइड्स पाए जाते हैं। अमीबा प्रोटियस या एंट अमीबा इसका एग्जाम्पल है। फोरा मैनीफेरा कैलकेरियस सेल पाई जाती है इनकी बॉडी पे, एग्जाम्पल है ग्लोबी जेनरीना। हेलियोजोआ सन एनिमलक्यूल है, एग्जाम्पल है एक्टिनोस्फेरिनियम। रेडियोलेरिया सिलिशियस स्केलेटन इसके ऊपर पाया जाता है, सिलिशियस स्केलेटन होता है, एग्जाम्पल है कोलोजोयम। दूसरी क्लास आती है मास्टिकोफोरा, जिसको हम फ्लेजिलेटेड प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं, मतलब इनके अंदर फ्लेजिला पाई जाती है, फ्लेजिला के थ्रू ये मूवमेंट शो करते हैं और फ्लेजिला के थ्रू ये अपने फूड को कलेक्ट करते हैं। ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इसके अंदर आते हैं फाइटो मास्टिकोफोरा प्लांट लाइक फ्लेजिलेट्स जैसे यूग्लिना और वोल्वक्स। जू मास्टिकोफोरा, जू मतलब एनिमल लाइक फ्लेजिलेट जैसे ट्राइपेनोसोमा, गियार्डिया, लेशमेनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आती है स्पोरोजोआ एपिकोम्प्लेक्सा, इसमें लोकोमोशन एब्सेंट होती है और ये स्पोर्स जनरेटिंग होते हैं। एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एज ए पैरासाइट ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आते हैं ग्रीगेरियंस जैसे ग्रीगेरिना, कोकिडिया, आइमेरिया, हेमोस्पोरोडिया, प्लाज्मोडियम, ठीक है, हाइमोस्पोरिडिया, प्लाज्मोडियम। क्लास आती है सिलिएटा सीलियोफोरा, ठीक है। इसके अंदर सीलिया के थ्रू लोकोमोशन पाया जाता है, जैसे इसमें इसका जो न्यूक्लियस होता है डाइमॉर्फिक होता है, मतलब दो न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, एक मैक्रो एक माइक्रो, ठीक है। एक रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एक नहीं करता। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जैसे होलोट्रिकस यूनिफॉर्म सीलिया होती हैं पूरी बॉडी में, एक जैसे सीलिया प्रेजेंट होंगी स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम। पेडिट्रिकस सीलिया सिर्फ माउथ पे प्रेजेंट होंगी जैसे वोटिसेला। सक्टोरिया एडल्ट के अंदर सीलिया नहीं प्रेजेंट होंगी, ठीक है, सक्कर्स प्रेजेंट होंगे जैसे एकिनेटा। ये एग्जाम्पल हैं सीलिएटा के। तो ये डिफरेंट ग्रुप थे हमारे किसके, प्रोटिस्टा के। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंजाई, ठीक है, किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखते हैं, फिर डिफरेंट क्लासेस को स्टडी करेंगे। जो हमारी फंजाई है उसमें यूकैरियोट्स तो आते हैं, बट उन यूकैरियोट्स के
वो क्या पोजेस करते हैं, सेल वॉल। और इनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, काइटिन प्रोटीन से मिलके बनी होती है। इनका न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक होता है। हेटरोट्रोपिक में भी ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। जैसे लाइकिन के केस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाई जाती है फंगस। पैरासिटिक तो होती है दूसरी बॉडी, दूसरे एनिमल्स या प्लांट की बॉडी पे सर्वाइव करती है और इसी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। इनकी बॉडी में लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हाइपा बोलते हैं। इस तरह से बॉडी होती है इनकी, इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के बीच में इस तरह से प्रेजेंट होगा तो इसको बोल देंगे सेप्टेट। बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे तो कोइनोसिटिक हाइपा, कोइनोसिटिक हाइफा बोल देंगे, हाइफे बोल देंगे। ठीक है, बीच में इस तरह से कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी होगी तो उसको बोल देंगे सेप्टेट है, नहीं हो रखी होगी तो एसेप्टेट बोल देंगे। तो इनकी बॉडी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जिसको हाइफा बोला जाता है। और जब ये बहुत सारे हो जाए इस तरह से, मान लो इस तरह से बॉडी है किसी स्पंज की, बहुत सारे हाइफे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, माइसीलियम बोल देंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाई जाती है फंगस और एल्गी, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फंगस तो शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को, और एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है तो वो फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, फंगस को। तो दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। द फंजाई लिविंग इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जैसे माइकोराइजा, ये जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स में पाई जाती हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है स्पोर्स के थ्रू। जैसे बहुत टाइप के स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया जिसमें इस तरह के स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स जो एक स्पोरेंजिया पाउच में जब बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं। जो स्पोर्स होते हैं मोटाइल स्पोर्स। फंजाई इस सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है ओ स्पोर्स के थ्रू, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स के थ्रू। सेक्सुअल स्टेज में 3 फेज आती हैं फंजाई की। प्लाज्मोगेमी, जिसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है। फिर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद कैरियोगेमी आती है, जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज होता है। फिर न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट में मेयोसिस होता है। फिर क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसमें हम 4 क्लासेस हैं फंगस की, 4 मेजर ग्रुप्स हैं फंगस के। ठीक है, जाइगोमाइसेट्स, इम्परफेक्ट फंजाई और एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसेट्स की। अब देखो, फाइकोमाइसेट की बात करें तो माइसीलियम इसमें एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब है इस तरह से बहुत सारे माइसीलियम मतलब हाइपे ऐसे जुड़े हुए हैं। अब उनमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है बट उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हो रखी, तो वो एसेप्टेट है। और बहुत सारे न्यूक्लियस होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, कोइनोसाइटिक बोला जाता है। इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू होता है, मोटाइल स्पोर्स के थ्रू या एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। देखो, आइसोगेमस वो होते हैं जिसमें 2 गैमेट सिमिलर साइज के हों, सिमिलर मोर्फोलॉजी के हों। सिमिलर साइज, सिमिलर मोर्फोलॉजी। ठीक है, दोनों या तो मोटाइल होंगे, दोनों या नॉन मोटाइल होंगे। एनाइसोगेमस में क्या होता है, दोनों डिसिमिलर साइज के होंगे, एक छोटा एक बड़ा। ऊगेमस में क्या होता है, एक मोटाइल होता है और स्मॉल साइज का होता है, एक नॉन मोटाइल गैमेट होता है और लार्ज साइज का होता है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस कि यहाँ पे फाइकोमाइसेट्स में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल है इसमें राइजोपस, म्यूकोर और एल्ब्यूको। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, फाइकोमाइसेट की एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस, म्यूकोर और एल्ब्यूको। एस्कोमाइसेट सेक फंजाई होती है, सेप्रोफिटिक होती है, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करती है, डिकम्पोज करती है हमारे ऑर्गेनिक मैटर को। पैरासिटिक होती है और कैप्रोफिलस होती है। कैप्रोफिलस मतलब डंग के ऊपर फीड करती है ना, डंग के ऊपर फीड करती है। माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, जैसे ये माइसीलियम में इस तरह से अगर इसकी ब्रांचिंग हो रखी हो, अलग अलग ब्रांचेस माइसीलियम में से निकली हो। ठीक है, सेप्टेट होता है मतलब इसमें इस तरह के डिवीजन होते हुए। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्की के थ्रू होता है। इसमें एस्परगाइलस आते हैं, क्लेविसेप्स आते हैं, न्यूरोस्पोरा आते हैं। न्यूरोस्पोरा पे हम बहुत सारी जेनेटिक स्टडी करते हैं और जेनेटिक स्टडी में न्यूरोस्पोरा यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास आती है बेसिडोमाइसेट, जिसको हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। माइसीलियम ब्रांच होता है, इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई होंगी माइसीलियम की, ठीक है, ये इस तरह से ब्रांचेस निकली हुई होंगी। सेप्टेट होता है, इस तरह से कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी होगी, सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, बट इट रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली थ्रू फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडिया स्पोर्स के थ्रू होता है। एग्जाम्पल है एगारिकस, प्यूशिनिया और अस्टिलागो। डिट्रोमाइसेट, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इसमें माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। क्या होता है? सेप्टेट होता है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया स्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने की वजह से, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होने की वजह से ही इसको क्या बोला जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब ये कुछ ह्यूमन फंगल डिजीज हैं। पॉज द वीडियो एंड रीड इट। ये कुछ हमारी नेम है डिजीज़ की और इनको कोज करने वाली फंगस है। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज द वीडियो एंड रीड इट। अब हम बात करते हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का बना हो सकता है या आरएनए का बना हो सकता है। इनके डीएनए के ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, इस तरह का प्रोटीन कोट होता है। एनसीईआरटी में आपने डायग्राम देखा होगा, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। वायरसेस होस्ट सेल के अंदर जाके ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं और रिप्रोडक्शन शो करते हैं या रेप्लिकेशन शो करते हैं, इसीलिए इनको ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। वायरसेस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं तो उनको बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। बैक्टीरियोफेज हमने देखा डायग्राम इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का डायग्राम होता है। इसमें हेड होता है, टेल होती है और शीट होती है, टेल फाइबर होता है, ठीक है। अब जो वायरसेस है वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ये सबसे पहले किसने शो किया था? WM स्टेनले ने शो किया था। वायरॉइड और लाइकेन के बारे में पढ़ते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। वायरस से छोटे होते हैं पर इनका आरएनए फ्री होता है। मतलब वायरॉइड वो होते हैं, अगर मैं वायरस के ऊपर से जो प्रोटीन कोट है, जो कैप्सिड है, उसको रिमूव कर दूँ, तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बच जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? वायरॉइड बन जाएगा। वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया था? T.O. डाइनर ने डिस्कवर किया था। लाइकेंस क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो जो एल्गी और फंजाई के बीच में प्रेजेंट होती है। एल्गल कंपोनेंट को बोला जाता है फाइकोबायंट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फंगस को। फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट बोला जाता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गल कंपोनेंट को। लाइकेंस गुड पोल्यूटेंट इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटिव स्पीसीज में भी हम इनको रखते हैं। वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स में क्या डिफरेंस होता है? वायरस क्या है? ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर एजेंट है, मतलब ये किसी होस्ट की बॉडी में ही रह के सर्वाइव कर सकते हैं। ये भी ऐसे ही होते हैं। प्रियॉन्स एबनॉर्मल फॉर्म होती है सेलुलर प्रोटीन की, मतलब सेल के अंदर कोई प्रोटीन है बट वो एबनॉर्मल बन गया है, इन्फेक्शियस बन गया है, तो वो प्रियॉन्स कहलाएगा। इसके अंदर डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और ऊपर क्या होती है? प्रोटीन की कोट होती है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। विरियोड के अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता, बट इसके अंदर भी आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। प्रियॉन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है, डीएनए और आरएनए नहीं होता, प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन भी वायरुलेंट होता है, जो इन्फेक्शन कोज कर सकता है। नेक्स्ट किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया के बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, वो हम समझ लेते हैं। प्लांटे में सारे यूकैरियोट्स आते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिनको प्लांट्स बोला जाता है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, मतलब डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज, जब स्पोर्स बनेंगे तो डिप्लॉइड बनेंगे, और जब इनकी प्लांट की बॉडी बनेगी तो वो गैमेटोफिटिक होगी, हैप्लॉइड होगी। कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे विनस फ्लाई ट्रैप, कैक्टस क्यूटा, ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, ये इंसेक्ट ईटर भी होते हैं। और ये क्या होती है? हमारी पैरासिटिक होती है।
एनिमेलिया की बात करें, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बिना सेल वॉल के होते हैं और हेटरोट्रोपिक होते हैं, दूसरों के प्रिपेयर किए गए फूड पे फीड करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। और इसी के साथ हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं।